अमेरिका और ईरान के बीच जो दूसरे राउंड की बातचीत होने वाली है उस पर क्या अपडेट है। साथ ही अमेरिका ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर रखा है, इसके पीछे का असली खेल क्या है, क्यों अमेरिका ने इसको ब्लॉक किया है, और सबसे बड़ी बात ये कि मुश्तबा खमनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो 28 फरवरी से देखे नहीं गए हैं। इस पर जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसने एक बड़ा खुलासा किया है। इन तमाम चीजों पर हमारे साथ सुल्तान बात करने के लिए है। स्वागत है सुल्तान आपका। और सुल्तान, सबसे पहले तो एक चीज हम आपसे, जैसा हमने बोला कि जो पहले राउंड की जो वार्ता थी उसका कोई परिणाम हमें दिखता हुआ नजर आया नहीं, तो जो सेकेंड राउंड की वार्ता है उसको लेकर क्या अपडेट है अभी फिलहाल? उस सेकंड राउंड की वार्ता के बारे में बहुत अजीबोगरीब स्थिति जो है वो बन गई है सूरज अभी। हम्म। और उससे पहले मैं थोड़ा सा दर्शकों से माफी भी मांगना चाहता हूं, लेकिन एक बात स्पष्ट भी करना चाहता हूं, क्योंकि ये वॉर जो है अब एक तरीके से वो डेड एंड पे फंसा हुआ है। कोई बड़ी अपडेट जो है लगातार आती नहीं है। एक जहाज किसी ने पकड़ लिया, एक जहाज किसी ने पकड़ लिया। आप लगातार हमें कॉमेंट करते रहते हैं कि आप अपडेट नहीं देते। तो दरअसल होता यह है कि हम ना तो ब्रेकिंग न्यूज तर्जिया करते हैं, ब्रेकिंग न्यूज विश्लेषण भी नहीं करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब तक बड़ी कोई अपडेट ना हो जिसके लिए हम अपने दर्शकों को जानकारी दें, ऐसी कोई अपडेट ना हो, तो हम जनरली जो है रेगुलर वीडियो करने से बचते हैं। कोशिश करते हैं कि ना वो वीडियो किए जाएँ जिससे जिसमें कोई अच्छी जानकारी आपको देने के लिए ना हो। तो हमने 1-2 दिन का जो कंपाइल किया है, जो सारी अपडेट है, और एक आपके सामने सिनेरियो थोड़ा-सा साफ करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि अभी क्या हुआ है, क्या युद्ध में चला है पिछले 2-3 दिन में। तो वो हम आपको थोड़ा-सा समझाएँगे विस्तार से कि ताकि आपके समझ जो है ये विकसित हो सके, समझ जो है क्लियर हो सके इस पूरे के पूरे युद्ध के बारे में कि युद्ध अभी आज की तारीख में कहाँ खड़ा हुआ है। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि डोनाल्ड ट्रम्प जब ये मियाद खत्म हो रही थी, उस समय मैंने और सौरभ ने वीडियो किया था। उस समय हमने आपको ये समझाया था कि होगा ये, आखिरकार जाके डोनाल्ड ट्रम्प जो है एक तरफ़ा जो है सीज़ फायर को एक्सटेंड कर देंगे और वो इसके लिए हवाला देंगे पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ की, उनके रिक्वेस्ट पे मैं ऐसा कर रहा हूँ। और अगले दिन हमको वही होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि ये नेगोशिएशन अमेरिका के पास में भी कोई रास्ता नहीं है कि अगर वो यहाँ से वॉर को एक्सेलरेट करता है तो ये उसके लिए भी थोड़ा-सा मुश्किल वॉर बन जाएगा। रहा यहाँ आसान यहाँ नहीं। पे एक जो मेरा अंदाज़ा ये है कि ये एक संभावित सिनेरियो ये हो सकता है कि अगर ईरान नेगोशिएशन टेबल पे नहीं आता है, तो हो सकता है कि पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री हैं या पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री, उनकी तरफ से एक ट्वीट करवाया जाए अमेरिका की तरफ से कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सीज़ फायर ना तोड़ा जाए और हमको कुछ और समय दिया जाए, और उसके ऊपर ट्रम्प जो है 10 दिन सीज़ फायर और बढ़ा दें, हाँ। ताकि आगे नेगोशिएशन चलता रहे, इसी भुलावे में रहें और इसी ये तरीके से कयास आपका मुझे हाँ, ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, ऐसा हाँ, कुछ हो सकता है। हाँ, अगर आज नेगोशिएशन नहीं होता है, तो तो जनता याद रखेगी, इन्होंने जो हुँ, कयास लगाया है, संभावना जताई है कि हाँ, ये ऐसा हो सकता है। विश्लेषण ही है, मतलब हाँ, हाँ, विश्लेषण है एक मगर याद रखिएगा, अगर हो हुँ। जाए तो बधाई दीजिएगा, ना हो तो कोई बात नहीं। ऐसा कह सकते ठीक हैं। है, फिर ना हो तो फिर कोई मतलब ऐसा कह हाँ, दीजिएगा कि बाकी अच्छा हम अच्छा कयास था लेकिन सही हाँ, नहीं साबित हुआ, हाँ। हम्म। और जो अभी तक बना हुआ भी है, और ईरान के लिए भी ये स्थिति है कि अगर वो अमेरिका के ऊपर हमला करता है तो वो एग्रेसर के तौर पे देखा जाएगा, और उसके बाद में अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी के जो पावर प्लांट्स वगैरह हैं, तो ये पावर सप्लाई का जो चेन है, इसके ऊपर अगर अमेरिका हमला करता है, तो अमेरिका उसको इससे जस्टिफाई कर लेगा कि उन्होंने हम पे पहले हमला किया। किया था। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। हम्म। तो अभी हम चलते हैं मुलाकात के बारे में, जो सूरज ने सवाल पूछा। तो मुलाकात ऐसी हुई है कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि वो मस्कट, इस्लामाबाद और मॉस्को के दौरे पे जा रहे हैं। 3 देश हैं, ओमान की राजधानी मस्कट, उसके अलावा इस्लामाबाद पाकिस्तान और मॉस्को चीन। और उन्होंने ये कहा कि हम अपने जो मित्र देश हैं, दोस्त देश हैं, उनको स्थिति बताने जा रहे हैं कि क्या युद्ध की क्या स्थिति, क्या अपडेट है और हम कहाँ पे खड़े हैं। हम्म। तो इसके लिए अर्ची ने ये बयान दिया। उसके तुरंत बाद जो है सीएनएन की तरफ से एक स्टोरी की गई, जिसमें ये दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो जेरेड कुशनर जो कि उनके दामाद हैं, और मिडल ईस्ट के जो स्पेशल एनवॉय हैं डोनाल्ड ट्रम्प के, स्टीव विटकॉफ, उनको भेज रहे हैं इस्लामाबाद। हालाँकि इसके ऊपर ईरान की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि वो सिर्फ़ इस्लामाबाद में पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ में मिलेंगे, अमेरिका के डेलीगेशन के साथ में उनका मिलने का कोई इरादा नहीं है। नहीं। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि कुछ ना कुछ जो है अंडर द टेबल खिचड़ी वहाँ पे पकेगी, या बात करने की कोशिश की जाएगी, इस नेगोशिएशन को आगे बढ़ाने की तरफ कोशिश की जाएगी। हम्म। तो ये इसके ऊपर अपडेट है। अब इसके बारे में अभी जल्दी हमारे पास में जो अपडेट आएगी हम आपको देंगे। हम्म। फिलहाल जो है मतलब आप ये समझ लीजिए कि बैक चैनल से ही कोशिश की जा रही है किसी तरीके से ये नेगोशिएशन आगे की तो तरफ क्या वो बढ़े। इस बार वापस वो चीज बैक, जो नेगोशिएशन होगा वो क्या पाकिस्तान होगा? हाँ, अभी तो फिलहाल यही लग रहा है कि पाकिस्तान ही होगा, क्योंकि हम्म। पाकिस्तान में ये मुलाकात हो रही है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैक हम्म। टू डिप्लोमेसी किस्म के जो बातचीत अभी हो रही हैं, हम्म। वो इसी तरीके से हो रही हैं। पाकिस्तान एक तरीके से मीडिएट कर रहा है, मिडलमैन की भूमिका निभा रहा है।
डाकिया है बुनियादी तौर हम्म। पे, इधर की बात इधर और इधर की बात इधर पहुंचा रहा है। तो ये स्थिति अभी पाकिस्तान में बनी हुई है और हम्म। इस्लामाबाद में दोनों एक ही समय पे लगभग पहुंचने वाले हैं। तो इससे बिल्कुल पूरी तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता कि मैसेजिंग के थ्रू, क्योंकि पहले भी जो बातचीत हो रही थी उसमें दोनों पक्ष जो है आमने-सामने नहीं मिल नहीं रहे मिल थे। रहे थे, अलग-अलग कमरे पाकिस्तानी में जो थे। संदेशवाहक थे वो पहले ईरान का संदेश लेते थे, वो वाशिंगटन के पास में पहुँचाते थे और वाशिंगटन का जो संदेश लेते थे वो तेहरान के पास में पहुँचाते थे। यही काम कर रहे थे इस्लामाबाद में। जो पिछले राउंड की मुलाकात हुई वो उसी तरीके से हुई। आखिर में गलीबाफ और जेडी वांस जो है वो थोड़ी देर के लिए ब्रीफली मिले और उसके बाद में जेडी वांस का ये कहना था कि हम एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, जिसको गलीबाफ ने मना कर दिया कि हम नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी तक किसी भी ठोस बातचीत पे नहीं पहुंचे हैं। हम्म। और जबकि दूसरी तरफ जेडी वांस ये चाह रहे थे कि वो जल्दी से जल्दी कोई एक जो है अपना जो है पीठ थपथपाते हुए यहाँ से निकल जाए। हालांकि बाद में उन्होंने अकेले जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ये हमारी बातचीत जो है वो बेनतीजा रही है। अब लेकिन ये बातचीत का अंत नहीं, हम अगले राउंड में भी मिल सकते हैं। लेकिन अब अगले राउंड तक आते-आते जो है स्थिति बदल गई और वो स्थिति की हम बात करेंगे। पहले हम थोड़ा-सा चलते हैं क्योंकि इसमें हम आपको फिर आगे और समझाएँगे कि रणनीतिक तौर पे अमेरिका ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का मुहासरा कर रखा है, जो उसको घेर रखा है, जो एक तरीके से उसकी नाकाबंदी कर रखी है, वो स्ट्रेटेजिकली वो मूव कहाँ तक जाता है और क्या उसकी लिमिटेशन है और वो ईरान को कितना परेशान करेगा और इसके बाद क्या ईरान नेगोशिएशन की टेबल पे आएगा। तो ये हम इसके ऊपर थोड़ा-सा जब हम कार्यक्रम के अगले हिस्से में इसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल हम थोड़ा-सा एक बड़ी आपको अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर चलते हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प का एक ट्रूथ सोशल पे जो है उनका एक स्टेटस है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मैंने अपनी नेवी को ये बोल दिया है कि कोई भी स्मॉल बोट जो है, उसको आप अगर देख रहे हैं तो उसको किल कर दीजिए। स्मॉल बोट जैसे अगर उसको थोड़ा और जो डिफाइन करना जो चाहें। ईरान की आर्मी जो है ईरान की नेवी जो है हमने हमने खास तौर पे बताया कि टैंकर वॉर के बाद में ईरान ने अपनी नेवी को गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए ट्रेन किया ठीक है। और बहुत सारी स्मॉल बोट्स उन्होंने बनाई जो कि हम्म। तेज फास्ट स्पीड बोट जो हैं वो तेजी से जाती हैं और जो बड़े जैसे कैरियर शिप्स हैं या फ्रिगेट्स हैं या इस तरीके के डिस्ट्रॉयर वगैरह के जो नेवी के वो हैं शिप्स, उनकी गति इतनी नहीं होती है और इसमें ठीक क्या है। है कि आप तो जाके पास से आप ड्रोन दीजिए या आप मिसाइल दाग दीजिए, है ना? और आप उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं। यही स्मॉल बॉट जो हैं वो ये काम कर रही हैं कि वो माइन भी बिछाने का काम यही स्मॉल बॉट करती हैं। अच्छा। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि मैंने अपनी नेवी को ऑर्डर दे रखा है कि आप जो है स्मॉल बॉट जो है उनको देखते ही खत्म कर क्योंकि दीजिए। उन्हें ये आशंका है कि वो माइंस बिछाते हुए जाएंगे। हाँ, वो माइंस भी सस्ते हो जाएँगे। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये भी दावा किया है कि हमने 159 जो ईरानी नेवी की शिप्स हैं, उनको हमने सुपुर्द आब कर दिया है, उसको पानी के अंदर डाल दिया है और वो एकदम समुद्र के ईरानी अंदर शिप्स को। हाँ, अच्छा। इस युद्ध के दौरान तो और उनका ये दावा है कि ईरानी जो नेवी है, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। तो ये उनका दावा है। ट्रम्प ने इतना हाँ। बड़ा दावा कर भी दिया हाँ, है। हाँ, वो शुरुआत से कर रहे हैं और उसके बाद में उन्होंने ये कहा है कि माइन स्वीपिंग ऑपरेशंस जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में हमारी तरफ से चल रहे हैं लगातार और मैंने ये ऑर्डर किया है कि उसको ट्रिपल स्पीड में जो है आप तेज करें। तो माइंस को आप खत्म करो। हाँ, माइन्स को आप खत्म करो। लेकिन सच्चाई बात ये है कि वो गल्फ ऑफ ओमान से आगे बढ़ नहीं पा रही है यूएस नेवी और ये स्थिति है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे प्रैक्टिकली जो है ईरान का कंट्रोल अभी भी बना हुआ है। दूसरी तरफ ट्रम्प ने एक और बयान दिया, उन्होंने मतलब ट्रूथ सोशल पे एक और बात कही, उन्होंने कहा कि ईरान 2 तरीके के लीडर्स हैं, एक तरफ जो है वो हार्डलाइनर्स हैं, जो कि युद्ध में बुरी तरीके से हार रहे हैं, दूसरी तरफ से कुछ मॉडरेट्स हैं, वो हालाँकि बहुत मॉडरेट नहीं लेकिन वो थोड़ी बहुत इज़्ज़त जो है उनकी हो रही है, वो इज़्ज़त कमाने की स्थिति में हैं और ये जो है मॉडरेट जो हैं वो ये चाहते हैं कि हम जो है डील कर लें अमेरिका के साथ में, लेकिन हार्डलाइनर्स जो हैं उनको रोक रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे हमारा पूरी तरीके से कंट्रोल हो चुका है। ये उन्होंने दावा किया है। एक दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले देश के राष्ट्रपति के इस किस्म के दावे हास्यास्पद हैं हालाँकि। और इस बीच में हुआ क्या है कि अमेरिका की तरफ से जो बिल्डअप लगातार शुरू था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और ईरान के आसपास, उसमें जॉर्ज एचडब्ल्यू बुश जो उनका कैरियर शिप है, वो सेंटकॉम की एओआर मतलब एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी में आ गया है। मतलब सेंटकॉम जहाँ पे ऑपरेट करती है, उन इलाकों में आ चुका है। तो वहाँ पे ये 2003 के बाद में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मिडिल ईस्ट में 3 कैरियर शिप जो हैं अमेरिका के, वो देखे जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, ये बहुत बड़ा मतलब एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि नेवी बिल्डअप है और नेवी जो है इस तरीके से हमने 2003 से पहले नहीं देखा था। इराक वॉर के समय जो है इस तरीके से अमेरिका ने अपना नेवी का बिल्डअप वहाँ पे किया था मिडिल ईस्ट में और इसमें लगभग 15,000 हम मानते हैं कि 15,000 सेलर्स और जो है मरीन्स उसके ऊपर इन 3 कैरियर शिप्स के ऊपर हैं। ये कैरियर शिप बैटल ग्रुप होता है पूरा जिसमें तमाम तरीके की फ्रिगेट्स होती हैं और फिर डिस्ट्रॉयर होती हैं। इस तरीके की कई सारी एक पूरा ग्रुप बनता है जिसको कैरियर शिप हम बोलते हैं। तो वो
3 पहुंच चुके हैं वहां पे और एक तरीके से अमेरिका अपनी मिलिट्री सुपेरिटी जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपनी ताकत जो है उसका मुजाहरा करने की कोशिश कर रहा है। तो ये स्थिति वहां पे बनी हुई, लेकिन अमेरिका में असल में क्या हालात हैं इसके ऊपर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक खबर छापी जो बहुत चिंताजनक है अमेरिका के लिहाज से। वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये कहना है कि 1000 जो टोमाहॉक मिसाइल्स जो हैं, 1000 से ज़्यादा वो अमेरिका ने इस वॉर में 40 दिन के वॉर में फूँक दी हैं। टोमाहॉक मिसाइल बुनियादी तौर पे अमेरिकन एयर फोर्स जो है वो इस्तेमाल करती है ज़्यादा, एयर टू सरफेस मिसाइल है। इस उसके अलावा थार्ड और पैट्रियट जैसे जो एडीएस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें 1500 से 2000 मिसाइल्स जो हैं, जो मिसाइल इंटरसेप्टर का काम करती हैं, वो इंटरसेप्टर मिसाइल जो हैं वो फूँकी जा चुकी हैं। ठीक है। और ये जो स्टॉक पाइल है वो तेज़ी से खत्म हो रहा है अमेरिका को, और इसको वापस से उस स्टॉक पाइल को भरने के लिए उनको 6 साल लग जाएँगे। और डब्ल्यूएसजी ने एक बहुत बुनियादी सवाल किया है कि ऐसी स्थिति अगर बनी रहती है हुँ, और अमेरिका का असला इसी तरीके से खत्म होता रहता है, हुँ, तो अमेरिका के जो सिक्योरिटी कमिटमेंट्स हैं, खास तौर पे जापान जापान को लेके, ताइवान को लेके, वो उनको पूरा कर भी पाएगा या नहीं, ये सवाल उन्होंने उठाया है डब्ल्यूएसजी ने। इसके तुरंत बाद जो है व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता हैं कैरोलिना लिविट, उन्होंने इस पूरे के पूरे मामले पे बयान देते हुए कहा कि ये न्यूज़ जो है वो पूरी तरीके से फेक है। तो ये और व्हाइट हाउस ये के न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी किसकी थी? ये डब्ल्यूएससी वॉल डब्ल्यूएचओ जर्नल वर्ल्ड की वो अच्छा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की ओ रिपोर्ट है। इस बीच में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ी खबर की है। उन्होंने ये बताया है कि मुज्तबा खामनेई जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, 28 फरवरी को जिस दिन अली खamenei के ऊपर हमला हुआ था, जो उस समय के सुप्रीम लीडर थे और वो हुँ, उस हमले में मारे गए थे, उनके परिवार के कई सदस्य मारे गए थे। कहा जा रहा था मुज्तबा खामनेई भी वहाँ पे मौजूद थे, हुँ, हुँ, लेकिन वो इस हमले में बच गए थे। लेकिन 28 फरवरी के बाद से मुज्तबा खामनेई को हालाँकि सुप्रीम लीडर घोषित कर दिया गया, हुँ, हुँ, उनको देखा नहीं गया कहीं पे भी, मतलब पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म में, पब्लिक डोमेन में कहीं वो नज़र नहीं आए। हुँ, और लगातार ये कयास जो है लगाए जा रहे थे। इज़राइल बार-बार इज़राइली मीडिया में खबर भी चल रही थी कि मुज्तबा खामनेई भी मर गए हैं। हुँ, लेकिन अब जो है न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने सोर्सेज़ के हवाले से ये खबर की है और ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। उसके हिसाब से मुज्तबा खामनेई के एक पैर जो है उस पूरे के पूरे मामले में ज़ख्मी हुआ है और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हुआ है और उनकी 3 बार सर्जरी हो चुकी है। अब लगभग ये ऐसी स्थिति बन गई है कि उनका पैर काटना ही पड़ेगा। तो ये एक स्थिति, उसके अलावा उनके एक हाथ का नर्व सिस्टम जो है वो डैमेज हो गया है, उसकी भी सर्जरी चल रही है। अच्छा। मुँह पे घाव के जो हैं बहुत गंभीर निशान हैं, इसकी वजह से वो बोल पाने में सक्षम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या है सूरज, हुँ, हुँ, कि आईआरजीसी जो कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर हुँ, है, हुँ, 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 उसने पूरी तरीके से कंट्रोल ले लिया है। तो ये एक साइलेंट कू आप कह सकते हैं वहाँ पे हुआ है ईरान में, कि वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो बेईमानी हो गई है, उसके हुँ, पास में बहुत अख्तियार, बहुत जो है अधिकार बचे नहीं हैं। हुँ, जो भी अधिकार हैं वो पावर को जो है आईआरजीसी ने कंसोलिडेट कर लिया है अपने हक में मुस्तफा खामनेई के नाम पे, क्योंकि मुस्तफा खामनेई हालाँकि कहा जा रहा है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभी भी। लेकिन वो इतने स्वस्थ नहीं हैं हुँ, कि पूरी तरीके से उस राजकाज को सँभाल पाएँ, तो वो आईआरजीसी के ज़रिए अपना राजकाज चला रहे हैं हुँ। और आईआरजीसी जो है अभी फुल पावर में जो है वहाँ पे तो बैठी हुई जितनी भी है। वार्ता वगैरह हो रही है सब उनके सब अंडर सब में है? उन्हीं के डिसीजन में हो रही है हुँ, और वही तय कर रहे हैं कि क्या बात होगी, क्या नहीं होगी और किस तरीके से युद्ध आगे जाएगा, तो ये ईरान का पक्ष वही तय कर रहे हैं। हुँ, तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स की एक बड़ी खबर है। मिलिट्री अ रूल टाइप का हो गया ये तो। हाँ, हाँ, जो जुंटा जिस तरीके से हुँ, रूल करती है, तो हुँ, ये मैं कह रहा हूँ कि साइलेंट कू जो है, हुँ, वो ईरान में इस युद्ध के दौरान हो चुका है। आईआरजीसी इतनी पावरफुल कभी नहीं थी, लेकिन आईआरजीसी बसीज फोर्सेस जो हैं, अभी बहुत पावर में है और पूरी तरीके से ईरान के शासन को वो नियंत्रित किए हुए हैं। ओके। और इस बीच में तेहरान में कुछ एडीएस मतलब एयर डिफेंस एक्टिविटीज़ देखी गई थी। हुँ, उसके बारे में कहा गया था कुछ स्मॉल रिकॉन्नेसेंस ड्रोन्स हैं, कुछ जगहों पे ये बयान आया था हुँ, कि ईरान खुद ही प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब एयर डिफेंस सिस्टम की, उसके चलते जो है वो एयर डिफेंस गतिविधियाँ देखी गई थी। इज़राइल की तरफ से साफ मना कर दिया गया था कि हमने जो है कोई हमला नहीं नहीं किया। किया है। इस बीच में इज़राइल कट्स जो कि इज़राइल के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हमको यूएस की ग्रीन लाइट का इंतज़ार है और जैसे ही यूएस की ग्रीन लाइट आएगी, हम ईरान के जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त करके ईरान को स्टोन एज में भेज देंगे, हुँ, ईरान को पाषाण काल में भेज देंगे। ये इज़राइल कट्स की तरफ से कहा गया है। और इसी बीच में आईडीएफ का भी ये असेसमेंट है कि ये सवाल नहीं है कि ईरान के साथ में युद्ध होगा। कि अच्छा। वो ये मान के ही चल रहे हैं कि युद्ध होगा, हुँ, लेकिन वो स्पेकुलेशन इस पे लगा रहे हैं कि कब होगा। और जिस तरीके से ट्रम्प बयान दे रहे हैं, वो कन्फ्यूज़ कर रहा है बार-बार आईडीएफ को कि ट्रम्प किस दिशा में जाएँगे। ट्रम्प क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल हैं, उनके लिए भी, इज़राइल के लिए भी वो अनप्रेडिक्टेबल हो गए तो हैं। बैक चैनल तो इज़राइल और अमेरिका में बातचीत हाँ, होती चल होगी। रहा होगा, हुँ, लेकिन वो है कि इज़राइल पूरी तरीके से तैयारी करके बैठा है कि सेकंड राउंड जो है वो अभी होना बाकी है। हुँ, इस बीच में हिज़्बुल्लाह ने बयान दिया है कि ये जो येलो लाइन है खास तौर पे मतलब इज़राइल और अ, लेबनान के बीच में, हुँ, उसको हम हुँ, नहीं मानते हैं, हम इस येलो लाइन को तहस-नहस कर देंगे हुँ, हुँ, और हम दुश्मन के साथ में कोई डायरेक्ट बातचीत जो है
वो नहीं नहीं करेंगे। करेंगे। तो ओके। ये हिजबुल्लाह का कहना है। हालाँकि इज़राइल का भी ये कहना था कि क्योंकि हिजबुल्लाह आतंकी संगठन है, वो उनके साथ में बातचीत नहीं करेंगे। हम्म। तो अमेरिका ने ये कोशिश की कि लेबनान और इज़राइल की बातचीत हो जाए, जो लेबनान की चुनी हुई सरकार है, हम्म। उसकी और इज़राइल की बातचीत होके कोई सीज़फायर हो जाए। और आज की तारीख में जब 24 तारीख है, उस दिन इज़राइल की बातचीत हुई है लेबनान के साथ में, और उसके बाद में ये जो सीज़फायर का की मियाद वहाँ पे खत्म हो रही थी 10 दिन की, उसको 3 सप्ताह के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। हालाँकि साउथ लेबनान में इज़राइली ऑपरेशंस रुके नहीं, वो लगातार जारी हैं, और हिज़्बुल्लाह की तरफ से भी रॉकेट जो है लगातार दागे जा रहे हैं। वो इंटेंसिटी वैसी नहीं जैसी युद्ध के समय थी, लेकिन हो रही है। तो फिर ये और सीज़फायर का मतलब फिर क्या हो गया? क्योंकि नहीं, इसमें क्या है कि इज़राइल 2 चीज़ें कर रहा है। पहला तो साउथ लेबनान पे उसका कब्ज़ा हो गया है, वहाँ पे उसकी मिलिट्री स्टेशन्ड है, हुँ। और उसके अलावा मतलब 2 चीज़ वो टारगेटेड असैसिनेशन कर रहा है। जो अच्छा। हिज़्बुल्लाह की टॉप लीडरशिप है, उसके बारे में इंटेलिजेंस निकाल रहा है, उसको हुँ। टारगेट कर रहा है, उसको मार रहा है। हुँ। दूसरा, हिज़्बुल्लाह का जो सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बचा हुआ है हुँ, हुँ। साउथ लेबनान में, तो हुँ। उसको वो खत्म कर रहा है पूरी तरीके से। ठीक है। तीसरा, आईडीएफ के कंट्रोल में जो साउथ लेबनान का इलाका है, वहाँ पे बड़े पैमाने पे चोरियाँ हो रही हैं। चोरिया मतलब हाँ, कैसे? मतलब जो लोग छोड़ के विस्थापित हुए हैं, घर हुँ। छोड़ के गए हैं, उनके घर से सारी चीज़ें पेंटिंग, सोफ़ा, अच्छा। टीवी-वीवी सब जो है, वो हुँ। चोरी हो रहे हैं। हुँ। और ये इज़राइल अपनी देख-रेख में करवा रहा है। अच्छा। तो मतलब वो रोकने की कोशिश भी नहीं कर रहा है, वो चोरी लगातार वहाँ पे हो रही है। जारी है। हुँ। और इस बीच में आईडीएफ ने एक और बात बताई इसी साउथ लेबनान के मोर्चे पे कि हमारे 24 घंटे में हमारे 48 जवान जो हैं वो घायल हुए, माफ़ कीजिए, मतलब कैजुअल्टी नहीं है, लेकिन घायल हुए हैं। मतलब फेटल कैजुअल्टी नहीं, कैजुअल्टीज़ हैं। हुँ। 48 जवान उनके घायल हुए हैं साउथ लेबनान में, और खिरबेत सलाम और तुलीन में जो है इन्होंने डायरेक्ट जो है टारगेटेड असैसिनेशन किए हैं, जिसके इन्होंने वीडियो जारी किए हैं। तो साउथ लेबनान के मोर्चे पे ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से शांति है, लेकिन युद्ध की इंटेंसिटी जो है वो कम हो गई है। दोनों तरफ से जो है लड़ाई जो है वो धीमे की जा रही है, बचा जा रहा है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से, लेकिन हुँ। जहाँ पे मौका लग रहा है एक के मतलब जहाँ पे अच्छा टारगेट दिखाई दे रहा है, वहाँ वहाँ पे हमला। हमला भी कर दिया जा रहा है। इस बीच में सीएनएन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी की है। उन्होंने ये कहा है कि यूएसए इस बात पे विचार कर रहा है कि अहमद वहीदी, जो कि आईआरजीसी के कमांडर हैं, मैंने आपको पहले भी हुँ, बताया हुँ। कि आईआरजीसी ने पूरी तरीके से कंट्रोल ले कंट्रोल। लिया है ईरान का। तो अहमद वहीदी के असैसिनेशन के ऊपर विचार कर रहा है यूएसए एक ऑप्शन के तौर पे, क्योंकि अहमद वहीदी की वजह से जो है ये पीस डील नहीं हो पा रही है। हुँ। ऐसा यूएसए का असेसमेंट है। हुँ। वो ये सोच रहे हैं कि अहमद वहीदी को किसी तरीके से अगर हम रास्ते से हटा दें, उनको असैसिनेट करवा दें, तो शायद जो है ईरान के प्रेशर साथ, बनेगा हाँ, ईरान हमारे साथ में आ जाए। बातचीत करेगा। हुँ। लेकिन इसमें ये स्पष्ट नहीं है कि अहमद वहीदी के मारे जाने के बाद में एस्केलेशन कैसा होता है और ईरान क्या एग्ज़ैक्टली। जवाब देता है। तो क्योंकि ये खamenei के वक़्त से मारे जाने के बाद से अमेरिका कह रहा है कि हम हाँ, हाँ, वी आर ये विनिंग, कर वी आर देंगे वो, विनिंग, वी आर हाँ। विनिंग बट और इस बीच में नाटो के साथ में जो अमेरिका की खींचतान थी, वो अब जो है सतह पे आ गई है। और ये खबर की है रॉयटर्स ने ये बताया है कि पेंटागन जो है, जो कि अमेरिका का एक तरीके से ये समझ लीजिए मिलिट्री हेडक्वार्टर है, सुरक्षा का सबसे बड़ा केंद्र है। हुँ। तो पेंटागन एक प्रपोज़ल तैयार कर रहा है, जिसमें वो नाटो अपने एलाइज़ जो हैं, उनको किस तरीके से पनिश किया जा रहा है, हुँ, उसके हुँ। ऊपर वो विचार कर रहा है। हुँ। तो उसमें पहला जो ऑप्शन दिया जा रहा है, वो ये कहा जा रहा है कि स्पेन को, जो क्योंकि स्पेन ने पहले दिन से मना कर दिया था यूएसए को अपने बेसेस देने के लिए, जो कि जा रहे थे मिडल ईस्ट के वॉर में। उसके हुँ। अलावा उन्होंने पूरी तरीके से इस वॉर को कंडेम किया था। हुँ। तो अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि स्पेन को जो है नाटो से सस्पेंड कर दिया जाए। अच्छा। और दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि फॉकलैंड आइलैंड जो है अर्जेंटीना के पास में, जो कि हुँ। ब्रिटिश टेरिटरी मानी जाती है। हुँ। तो उस ब्रिटिश टेरिटरी के ऊपर जो सपोर्ट अमेरिका ने दे रखा है ब्रिटेन को, उसको उसके खींच बारे में भी वो पुनर्विचार करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो डिफिकल्ट पार्टनर्स हैं नाटो के और इम्पोर्टेंट पोजीशंस पे बैठे हैं, उनको भी हटाया जाएगा। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि ना तो हम जो नाटो जो हमारे एलाइज़ हैं, वहाँ पे जो हमारे बेसेस हैं, ना तो हम उनको बंद करेंगे। हुँ, तो हुँ। जो अमेरिका के बेस बचे हुए हैं स्पेन में भी, हुँ, और हुँ। तमाम जगहों पे जो अमेरिका के साथ में अब एलाई नहीं रहना चाहते, हुँ। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि हम बेस-वेस खाली अब नहीं करेंगे, और ठीक ना है। ही हम नाटो छोड़ने जा रहे हैं। तो अच्छा। हम नाटो छोड़ेंगे भी नहीं, हम वहाँ पे बने रहेंगे, हुँ। और हम वहाँ पे रहते हुए आपकी जो है छाती पे मूँग दलेंगे। ये अमेरिका का ये प्लान बनाया है। ठीक है, और इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा-सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के बारे में, जो कि हम आपको समझाना चाह रहे थे। तो दरअसल इसको हम ये समझ रहे हैं, थोड़ी-मोड़ी जो अपडेट है हम आपको ये भी दे दें कि तोस्का के बारे में हमने बताया था कि जो कि ईरानी फ्लैग्ड एक शिप थी, उसको 19 अप्रैल को अमेरिका ने जो है उसको एक तरीके से सीज़ कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद में तिफानी करके एक और शिप थी, जो कि कमर्शियल शिप थी, उसको ये स्टेटलेस थी और बैंड शिप थी, सैंक्शन शिप थी, इसको भी कर लिया था। और मैजेस्टिक करके एक ऑयल टैंकर था, उसको भी जो है मैजेस्टिक एक्स करके एक ऑयल टैंकर था, उसको भी अमेरिका ने सीज़ कर लिया था। बदले में ईरान ने जो है एमएससी फ्रांसिस्का पनामा फ्लैग्ड एक शिप थी, जो कि कैरियर शिप थी, उसको सीज़ कर लिया। और इसके अलावा एपा मिनोन दास
ये लिबेरियन या लाइबेरिया का झंडा इसके ऊपर लगा हुआ था, या लिबेरिया का झंडा इसके ऊपर लगा हुआ था, जैसे आप प्रोनाउंस करना चाहें। और ये जो है हमारे यहाँ पे मुंद्रा पोर्ट पे आ रही थी, इसको ईरान ने सीज़ कर लिया था। तो ये 2 अमेरिका के जो तरफ से सीज़ हुआ, उसके ऊपर ईरान की जवाबी कार्रवाई ये हुई। तो अभी स्थिति यहाँ पे ये बनी हुई है। आप ये समझिए कि अब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, वो ईरान ने बंद कर लिया। हम इसको नेगोशिएशन को प्योर नेगोशिएशन की तरह देखते हैं, कि मतलब नेगोशिएशन में कौन क्या पत्ता चल रहा है, इसको थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं। तो ईरान की तरफ से क्या था कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद किया गया था। ये उनका नेगोशिएशन चिप था सबसे बड़ा। उसको काउंटर करने के लिए इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया। ब्लॉक कर दिया है। तो अब तक क्या था कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलने के नाम पर अपने फेवर की डील चाह रहा था कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तभी खोलेंगे जब आप हमको एक्स, वाई, जेड ये चीज़ें देंगे। फॉर एग्जांपल टैक्स की जो हाँ, बात टैक्स हो। की बात है, जो भी मतलब ये हुँ। एक्स, वाई, जेड चीज़ें देंगे। हुँ। अब अमेरिका ये कह रहा है कि अगर तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलेंगे तभी हम ये ब्लॉकेड खोलेंगे। तो वो जो ईरान के पास में जो अपर हैंड था पूरे नेगोशिएशन में, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ये पूरा का पूरा वो ब्लॉकेड किया गया है, और ये प्रोलॉन्ग्ड ब्लॉकेड है। क्योंकि जो चाइना के को 90% लगभग तेल जो है और गैस जो है वो एक्सपोर्ट करता है ईरान, और चाइना के पास में जाने का ईरान के पास में अभी कोई दूसरा बड़ा रास्ता नहीं दिख रहा है। हालाँकि एक ट्रेन का रास्ता है जो कि वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का है, जो कि 6-7 के तकरीबन बाल्कन स्टेट से गुजरते हुए जाता है, और 15 दिन का तकरीबन का उसको सफ़र रहता है। वो एक अल्टरनेटिव रास्ता है जिसको ईरान इस्तेमाल कर सकता है, कर रहा होगा अभी चाइना के साथ में, लेकिन जो सी रूट है वहाँ से वो बिल्कुल एक्सेस उसको नहीं कर पा रहा है। उसके अलावा ईरान के इम्पोर्ट भी बंद हो गए हैं, जो ईरान के पास में जा रहे हैं। जैसे ईरान ने ये कहा कि ये वाली जो शिप थी, तो उसमें बहुत इम्पोर्टेंट मेडिकल सप्लाईज़ थी, जिसमें डायलिसिस के दवाइयाँ वगैरह थी, जिसको अमेरिका ने रोक लिया है। तो ईरान ये कह रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे भी ये गलत है जो अमेरिका ने किया है, और उनको ये शिप छोड़ देनी चाहिए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ईरान में जो दवाएँ आ रही हैं और जो इम्पोर्टेंट सप्लाईज़ आ रही हैं, वो भी नहीं आ पा रही हैं। तो ईरान का एक तरीके से आप ये समझिए जैसे पुराने ज़माने में किलों के ऊपर घेरा लगता था, तो अमेरिका ने उसी किस्म का घेरा लगा दिया है। अब ये कहना है कि इनका कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलेंगे, तभी हम आपका ये ब्लॉकेड हटाएँगे। तो वो काउंटर बैलेंस यहाँ पे चल रहा है, और ये ब्लॉकेड जो है वो लंबा भी चल सकता है, और इसमें अमेरिका को कुछ घाटा नहीं हो रहा है। एग्ज़ैक्टली, उसको क्या ही होगा? वो बैठा हुआ है, कुछ भी करने और ईरान को अगर ये ब्लॉकेड तोड़ना है, और फर्ज़ कीजिए ईरान ने उनके ऊपर मिसाइल गिरा दी, तो अमेरिका के पास में ये आ जाएगा कि देखो एग्रेशन दिखा रहे हैं। आई एम द विक्टिम। तो हाँ, आई एम द विक्टिम, और फिर वो जो है उनके पावर स्ट्रक्चर के ऊपर हमला करना शुरू कर देंगे। पावर स्ट्रक्चर के ऊपर किसी भी देश के हमला करना एक वॉर क्राइम माना जाता है। उसको सही नहीं माना जाता, और अमेरिका में हम ये देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प कितना भी हमको ऐसा दिखते हैं कि पागल हैं, कुछ भी बयान दे रहे हैं। लेकिन अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत रिस्पॉन्सिबल चीज़ें तय होती हैं, और वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में उनका विपक्ष जो है उनके ऊपर चढ़ जाएगा। तो वैसी स्थिति बन जाएगी, और ये एक सुसाइड हो जाएगा अगर अभी बिना किसी उकसावे के डोनाल्ड ट्रम्प इस किस्म का हमला करते हैं। तो ये पूरे युद्ध में अमेरिका को हम जब शुरुआत में देख रहे थे तो वो बिना किसी प्लानिंग के इस युद्ध में घुस गए थे, लेकिन अब पूरे युद्ध में अगर एक मूव अगर अमेरिका का मैं मानता हूँ जो कि स्मार्ट मूव है, तो वो ये है कि गल्फ ऑफ ब्लॉकेड। ओमान में ब्लॉकेड करके बैठ जाना। और ये इसे अब इनका तीसरा जो है कैरियर शिप वो भी आ गया है, और ब्लॉकेड करके बैठे हुए हैं, और ये ब्लॉकेड वो लंबे समय तक चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ना तो उनको एक मिसाइल फायर करनी है, ना एक गोली चलानी है, और जो शिप आ रही हैं उनको आप पूछिए और अमेरिका को आप मना भी नहीं कर पाएँगे। करेक्ट। है ना? तो ये स्थिति बनती है। तो ये पूरा का पूरा जो लोग देख रहे हैं कि ईरान को जो है आर्थिक रूप से परेशान करना है, या चाइना को आर्थिक रूप से परेशान करने से ज़्यादा जो इस पूरे के पूरे मूव का सिग्निफिकेंस है, वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के बदले जो ईरान माँग रहा था, उसको काउंटर बैलेंस करने की कोशिश अमेरिका ने की है। ये मेरी समझदारी बनती है कि इस वजह से ये पूरा का पूरा ब्लॉकेड लगाया गया है, और ये मैं मानता हूँ कि स्ट्रैटेजिकली एक स्मार्ट मूव है अमेरिका की तरफ से, और इसके बदले में अब ईरान जो है इसी वजह से वो नेगोशिएशन की टेबल पे आने से हिचकिचा रहा है, क्योंकि उसके पास में जो पहले राउंड में जो डील थी, वो अब डील उनको मिलने वाली नहीं है। और वो बहुत मोटी डील थी उनके लिए। हाँ। वन ऑफ द मेन थिंग। हाँ, मेन थिंग। तो वो स्थिति बनी हुई है, तो इस वजह से ये बातचीत जो है देर-सवेर होगी ही, क्योंकि ईरान भी इस ब्लॉकेड को लंबे समय तक नहीं झेल पाएगा, जैसे दुनिया नहीं झेल पा रही थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ब्लॉकेड को। तो ईरान के लिए भी अब जीने-मरने का प्रश्न बनने लगेगा थोड़े समय बाद में। तो ये मोटा-मोटी अपडेट जो है वो है। अपडेट है। तो आपने जाना कि कैसे अमेरिका ने एक मास्टर प्लान खेल दिया है ईरान के सामने। साथ ही जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनको लेके भी एक बड़ी अपडेट थी, जो हमने आपको बताई। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा,
और जैसा सुल्तान ने कहा कि ये मुमकिन नहीं हो पाता कि हम बहुत ही अच्छे अपडेट के साथ रोज आपके पास आ पाएं, लेकिन अगर रोजाना अच्छे अपडेट, कारगर अपडेट आपके लायक अगर आ रहे हैं तो हम रोज भी आएंगे आपके पास। हाँ, मतलब मैं एग्जैक्टली। कोशिश करता हूँ कि हमारे दर्शकों को कुछ ठोस चीज़ बताई हम्म। जाए। अनाप-शनाप तो मैं 20 अपडेट ऐसे लिख के ले आऊँगा, इसमें ये छपा, उसमें ये छपा, उसमें आपको आपका कोई मतलब नॉलेज उसमें वैल्यू बढ़ेगा नहीं, एडिशन नहीं वैल्यू होगा। एडिशन नहीं है वो, मतलब बिना मतलब का प्रलाप है वो मैं करना हम्म। नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ हमारे जो दर्शक हैं वो गंभीर हैं, हम आपके कमेंट पढ़ते हैं, हमको ये लगता है कि हमारे दर्शक बहुत गंभीरता से इस प्रोग्राम को सुनते हैं। तो हम भी ये कोशिश करते हैं कि कुछ गंभीर चीज़ें आपके सामने लाई जाएँ, आपको एक पिक्चर क्लियर करने की कोशिश की जाए, जितनी हमारी समझ है। हम्म। उसके हिसाब से आपको समझाने की कोशिश की जाए कि असल में चल क्या रहा है। तो ये हमारी कोशिश रहती है और और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताएँ, मैं फिर क्लोजिंग कर दूँगा, अरे है ना? करिए महाराज आप। तो तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमको ज़रूर बताएँ और दूसरी बात ये है कि हमारे एक साथी और अभी तक अभिनव जो हैं बंगाल में थे, अब सौरभ आज जा रहे हैं। कल से सौरभ की भी आपको रिपोर्टिंग जो है वहाँ से बंगाल से देखने को मिल जाएगी। बंगाल में चुनाव पूरी तरीके से गर्म हो रखा है, पूरी तरीके से वहाँ पे चुनावी जो आपने पहले ही चरण में हमने देखा कि किस किस तरीके से वोटिंग में हिंसा हुई हम्म। और उसके बाद में दूसरे चरण के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें निर्भर हैं। दोनों पार्टियाँ वहाँ पे बीजेपी और टीएमसी जो है, एक दूसरे के सामने जो है सींग से सींग भिड़ा के अलग लड़ती अलग हुई जो दावे है हैं दोनों हाँ, के। लड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इंटरेस्टिंग है बंगाल का चुनाव, उसको भी देखते रहिएगा, ये हमारे आपसे गुज़ारिश है। हम्म। बाकी न्यूज़ पिंच देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया और अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लीजिएगा कर क्योंकि हम लीजिए। आप ही के लोग हैं, आप ही के ज़रिए हम चल रहे हैं, हमारा चैनल आप ही के सपोर्ट से चल ही रहा है। तो कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भेज दीजिए, तो यही रिक्वेस्ट है हमारी। बाकी आपका वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया।